हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों को इसका जो चैप्टर का फुल जो डिटेल है, ए टू जेड एक्सप्लेनेशन, चैप्टर का फुल कंसेप्ट हम पहले इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हो, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर, जो तो पेज नंबर 51 में है पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ए हनीकॉम्ब like structures in which he noticed small box like compartments। यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले हनीकॉम्ब देखा और नोटिस किया कि इसमें स्मॉल कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो उसको यहाँ से आइडिया मिला और उसके बाद उसने क्या करा, देन ही एग्जामाइंड ए स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क बच्चों उसको बोलते हैं प्लांट की जो बार्क होती है, तो वो उसमें क्या होती है, डेड सेल की बनी होती है बार्क। तो ये जो डेड सेल की बनी जो बार्क है, इसको कॉर्क कहते हैं। ये कॉर्क से बनी होती है, यानी कॉर्क मतलब डेड सेल ऑफ द प्लांट्स यू कैन से। तो इसको उसने क्या है, माइक्रोस्कोप में देखा और देखा कि इसमें सिमिलर टिन्नी कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, विच ही कॉल्ड सेल्स, जिसको उसने इनको सेल्स नाम दिया। सेल्स का मतलब होता है स्मॉल रूम्स लाइक इन ए बिल्डिंग। व्हाट ही एक्चुअली सॉ वर द सेल वॉल्स ऑफ द डेड प्लांट सेल्स। तो उसने जो स्ट्रक्चर देखे इस टाइप के, जो बार्क है ट्री की, उसने ऐसे स्ट्रक्चर देखे, तो इनको उसने क्या, ये जो सेल वॉल्स है, एक्चुअली में ये सेल वॉल्स थी जिसको उसने देखा। हिज डिस्कवरी इन 1665 मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेल बायोलॉजी। और यहीं से सेल बायोलॉजी की स्टार्ट हुई 1665 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर है द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज all living organisms are made up of cells. They can be single celled like bacteria or multicellular like humans, but in both cases cells form the basic building blocks of the body। क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, हमारी बॉडी मतलब सेल्स की बनी हुई है। अब चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर, तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल ही है। सेकंड चीज है, ऑल वाइटल लाइफ प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। तो ये सारी एक्टिविटी जो है सेल के अंदर होती हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और जितनी भी प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सेल्स के अंदर ही होती हैं। इसीलिए जो है हम सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू सबस्टांसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो इसका आंसर है सबस्टांसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। और ऑस्मोसिस क्या होता है, एक प्रकार का, एक पर्टिकुलर टाइप का डिफ्यूजन ही है, लेकिन मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है एक किस्म से। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। तो गैसेस जो है डिफ्यूजन के माध्यम से एक्सचेंज होता है गैस का। It travels from an area of high concentration inside the cell। अब सेल के अंदर जो क्या होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, और सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती है। तो सेल के अंदर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, और सेल के बाहर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। तो फ्लो सेल के अंदर से बाहर की तरफ होता है।
थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मूव आउट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और वाटर क्या होता है, वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें कंसंट्रेशन क्या है कि सेल के अंदर अगर कंसंट्रेशन वाटर का क्या है, ज़्यादा है, और बाहर क्या है, कम है, तो फ्लो क्या होगा, सेल के अंदर से बाहर की तरफ होगा। और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर क्या है, कम है, तो फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होगा, सेल की तरफ। तो इस प्रकार से एक होम्योस्टेसिस बना रहता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और भी बहुत सारे लिक्विड्स और हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि शुगर बैलेंस होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वाटर का फ्लो जो होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, इसका आंसर है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। कुछ सब्सटेंसेस सेल के बाहर जा सकते हैं और कुछ सब्सटेंस जो है सेल के अंदर आ सकते हैं, लेकिन वो सेलेक्टिवली अंदर बाहर जाते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। It lets useful substances like oxygen, water and nutrients enter the cell. It allows waste products like carbon dioxide to leave the cell. However, it prevents harmful or unnecessary substances from entering. This selective control helps the cell maintain a stable internal environment and carry out its function properly। यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने के लिए, ताकि वाटर बैलेंस रहे, साल्ट लेवल बैलेंस रहे बॉडी के अंदर, और टेम्परेचर बैलेंस रहे। तो ये सारी मूवमेंट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। पेज नंबर 55, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल, इलस्ट्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर टेबल दे रखी है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, कुछ डिफरेंस हमें दे रखे हैं और कुछ डिफरेंस हमें भरने हैं, जैसे 2 नंबर और 4 नंबर हमें भरना है। तो न्यूक्लियर रीजन में क्या होता है, ये आपको लिख देना है यहाँ पे। न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड। प्रोकैरियोटिक के इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वेल डिफाइंड नहीं होता। नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो बाहर से जो है वो कवर नहीं होता उसमें, मतलब कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और इस प्रकार के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस न कह के न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ये लिख देना है इसमें। यहाँ पर जो 4 है उसमें आप लोगों को लिख देना है, यूकैरियोटिक सेल के नीचे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। यानी यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। गोल्जी एपरेटस वगैरह जितने भी हैं, ये सब क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो 2 सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। फाउंड इन प्लांट सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, और क्लोरोप्लास्ट केवल ये प्लांट सेल में होता है, और सम एल्गी, तो इनका अपना डीएनए होता है। दीज ऑर्गेनेल्स कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल एंड आर बिलीव्ड टू हैव इवोल्व्ड फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जब इवोल्यूशन हुआ होगा
तो जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस था नहीं उसमें, केवल डीएनए गायरेज होता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक बड़ी जो प्रोकैरियोटिक सेल थी वो इससे बड़ी थी और उसने इसको इनगल्फ कर दिया, यानी उसको खा लिया। तो क्या हुआ, इसके बाद इसका इवोल्यूशन शुरू हो गया। तो ये सेल ऐसी आ गई, ऐसी हो गई। और इसका क्ल्यू कहाँ से मिलता है, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल क्या है, उसके बाद ये फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल थी। तो फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल ऐसे बनी होगी, यानी बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल ने छोटी प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लिया और इसलिए डबल लेयर्ड हो गई। यूकेरियोटिक सेल क्या की सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है। और उसके बाद ये यूकेरियोटिक सेल में डेवलप हो गई, मेम्ब्रेन बाउंड सेल हो गए, ऑल दैट पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। Question number 2. If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? तो अगर सेल के अंदर जितने पार्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होगी तो क्या होगा? If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, the cell will not be able to perform its vital functions and will ultimately die. रीजन देखते हैं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर्स लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स इज इसेंशियल फॉर कैरिंग आउट प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, वेस्ट रिमूवल एक्सेट्रा। क्योंकि सेल डाई हो जाएगी और ये सारी प्रोसेस नहीं हो पाएंगी। रेस्पिरेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, वेस्ट रिमूवल हो गया, ये सब एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी अगर सेल के ऑर्गेनल क्या हो गए, सारे डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरा क्या होगा, डैमेज टू मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, एंजाइम डिस्ट्रक्ट दीज प्रोसेसेस। डैमेज टू मेम्ब्रेन्स और एंजाइम्स, या मेम्ब्रेन्स या एंजाइम्स को जो सेल के अंदर होते हैं अगर वो डैमेज हो गए तो क्या होगा, ये सारी प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगी। वंस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इज लॉस्ट द सेल कैन नो लॉन्गर मेंटेन होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस का मतलब है हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस हो गया, टेम्परेचर बैलेंस हो गया, शुगर बैलेंस हो गया, ये सब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, सेल डेड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3. वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स? लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज they contain powerful digestive enzymes that can break down the cell's own components if needed. तो सेल के जितने ऑर्गेनल्स होते हैं अगर ये क्या हो गए, डैमेज हो गए, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, ये इन ऑर्गेनल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, या यूं कह लो ये पूरी सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि ये डैमेज सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो लाइसोसोम डाइजेस्ट डैमेज्ड और अनवांटेड मटेरियल विद इन द सेल। एक तो सेल के अंदर जो बनते हैं डैमेज या अनवांटेड मटेरियल, उसको क्या कर देता, डाइजेस्ट कर देता है। इफ ए सेल इज बैडली डैमेज्ड और अंडर स्ट्रेस लाइसोसोम्स कैन बस्ट, यानी लाइसोसोम क्या कर देता है, बस्ट कर देता है अपने आप को, यानी पूरी सेल को ही क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है, और तो क्या हो जाएगा, ये बस्ट हो जाएगा। दीज एंजाइम्स देन डाइजेस्ट द इंटायर सेल, और पूरी सेल को ये क्या एंजाइम क्या हो करता है, कंज्यूम कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है फ्रॉम द इनसाइड। ए प्रोसेस कॉल्ड ऑटोलाइसिस। तो जो लाइसोसोम है पूरी सेल को क्या कर देता है, खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलाइसिस। दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन हेल्प्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डैमेज टू नियर बाई सेल्स। और ये अपनी सेल को खुद ही मतलब खुद ही क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। उसका कारण क्या है, ताकि बाकी बची हुई सेल क्या होंगी, सेफ रहें। नहीं तो एक डैमेज सेल क्या होगा, दूसरी सेल में इन्फेक्ट हो जाएगी, और सारी सेल खराब होने से बचने के लिए ऐसा लाइसोसोम करता है। क्वेश्चन नंबर 4. वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? यानी सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है,
आंसर है इसका प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल बाय राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है सेल के अंदर। हियर इज वेयर इट हैपन्स, फ्री राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। तो राइबोसोम्स कहाँ कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है जहाँ वो प्रोटीन बनाता है, दैट स्टे इनसाइड द सेल लाइक एंजाइम्स यूज्ड इन द मेटाबॉलिज्म। जैसे मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स क्या एंजाइम्स यूज होता है, उसी प्रकार राइबोसोम्स क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाता है। सेकेंड थिंग, राइबोसोम्स अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स होता है विच मेक्स प्रोटीन दैट आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। एक तो यानी मेम्ब्रेन के बाहर जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक्सपोर्ट करता है, किसके जरिए, RER के जरिए प्रोटीन भेजता है, और सेंड टू द सेल, मतलब बनाता भी है। RER के अंदर जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाता है और उसको एक्सपोर्ट भी करता है सेल के बाहर भी, और सेंड टू द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ता है, उसको भी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, तो सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करता है प्रोटीन, और लाइसोसोम्स को भी। सो राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम क्या है, मेन साइट है प्रोटीन बनाने की सेल के अंदर। बैक एक्सरसाइज जो है चैप्टर 5 की, तो पहला क्वेश्चन है, मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो इसका आंसर है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। पहला डिफरेंस है सेल वॉल। तो सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, जो कि किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट, तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल में ज़रूरी होता है वो अवेलेबल होता है, और एनिमल में इसका कोई यूज़ नहीं होता, तो एब्सेंट लिखेंगे। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में जो है लार्ज वैक्यूल होता है जिसको सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं, और एनिमल सेल में क्या होता है, स्मॉल होता है, या फिर किसी एनिमल सेल में ये अवेलेबल नहीं होता। शेप कैसा होता है प्लांट सेल का, रेगुलर होता है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है अक्सर, जबकि एनिमल सेल क्या होती है, इरेगुलर होती है और राउंड शेप की होती है ज़्यादातर। एनर्जी स्टोरेज कहाँ होता है, एनर्जी स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। स्टोर एनर्जी एज ग्लाइकोजन। एनिमल सेल में एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लाइसोसोम्स रेयर और एब्सेंट। लाइसोसोम प्लांट सेल में क्या होते हैं, कम ही पाए जाते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, और लाइसोसोम जो होता है एनिमल सेल में कॉमन होता है, यानी सेंट्रियोल्स यूजुअली एब्सेंट इन मोस्ट प्लांट सेल्स। और मतलब प्लांट सेल में क्या है, यूजुअली एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है एंड इम्पॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रियोल्स का होना। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। तो पहले फीचर लिख देनी है आपने, और उसके बाद डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, नो ट्रू न्यूक्लियस, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। DNA फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, तो DNA क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है जो वेल डिफाइंड होता है, जिसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और साइज की बात करें तो साइज क्या हो, प्रोकैरियोटिक सेल का स्मॉल होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, और जबकि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, लार्ज होती है प्रोकैरियोटिक सेल से, इसका होता है 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनल में क्या है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स तो होते हैं लेकिन उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी आउटर कवरेज नहीं होती इनकी, यानी। और इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे इनमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से ढके होते हैं सारे। DNA शेप क्या होता है,
प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर शेप का होता है। इसमें क्या होता है? लीनियर होता है डीएनए का शेप यूकैरियोटिक सेल में। एग्जाम्पल क्या है इसका? बैक्टीरिया या आर्किया, ये प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है? एग्जाम्पल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या है? प्लांट सेल यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनमें क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स ही होती है। लेकिन कुछ और भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यानी प्रोटोजोआ, सारे जो है यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? माइटोसिस और मायोसिस, दो किस्म की सेल डिवीजन के तरीके होते हैं ये। कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? सिंपल होती है स्ट्रक्चर में, और ये क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो है उनमें भी होती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की रप्चर्ड हो गई यानी डैमेज हो गई तो क्या होगा? इसका आंसर है, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन द सेल वुड फेस सीरियस consequences. What happens? The plasma membrane controls what enters and levels the cells. अब सेल के अंदर बाहर जो है मटेरियल जो है मूव ऑन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इफ इट इज़ ब्रोकन हार्मफुल सब्सटेंसेज कैन इंटर फ्रीली, और अगर ये डैमेज हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हार्मफुल सब्सटेंसेज, टॉक्सिन्स हो गया और बैक्टीरिया हो गया, क्या कर जाएंगे? इंटर कर जाएंगे सेल के अंदर। एंड इसेंशियल मटेरियल्स लाइक आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स कैन लीक आउट। दूसरा, सेल्स के अंदर बनने वाली जितनी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वो क्या हो करेगा? लीक हो जाएगा। इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ब्रोकन द सेल कांट कंट्रोल थिंग्स लाइक पीएच, तो पीएच मेंटेन हो नहीं पाएगा, जो सेल के सर्वाइवल के लिए प्रॉपर पीएच का होना ज़रूरी है। एंड साल्ट लेवल्स, और साल्ट लेवल का होना ज़रूरी है बॉडी के अंदर। तो ये होम्योस्टेसिस क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। होम्योस्टेसिस का मतलब जैसे कि साल्ट का बैलेंस, शुगर का बैलेंस, ये होना ज़रूरी है। ये बैलेंस नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम होने लगेगी बॉडी को। दिस कैन कॉज द सेल टू स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। और जब पीएच मेंटेन नहीं हो पाएगा और होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? सेल वर्क करना स्टॉप कर देगी और डाई हो जाएगी। तीसरा है, द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स में लीक। तो साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स भी क्या है? ब्रेक डाउन हो गई तो क्या होगा? उनसे मटेरियल होगा लीक करने लगेगा। एंड वाइटल प्रोसेसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप। तो ये सारी चीज़ें, मेटाबॉलिज्म हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस जो हो गया, सेल के अंदर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अगला है, इफ द डैमेज इज नॉट फिक्स्ड सोन द सेल यूजुअली डाइज। तो सेल यूजुअली क्या हो जाएगी? डाई हो जाएगी। आइदर इन एन अनकंट्रोल्ड वे कॉल्ड नेक्रोसिस और इन अ कंट्रोल्ड वे कॉल्ड एडोप्टोसिस। जैसे कि लाइसोसोम में होता है। लाइसोसोम में क्या होता है? जैसे कोई हार्मफुल सब्सटेंस इंटर करता है तो वो उसको लाइसोसोम ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि लाइसोसोम में क्या होता है? बहुत पावरफुल एंजाइम्स होता है जो उसको क्या कर देता है? ब्रेक डाउन करता है और रिसाइकिल कर देता है बॉडी में। तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी अपरेटस? अगर सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस एब्सेंट होगा तो गोल्जी अपरेटस का जो काम है वो काम करना बंद कर देगा। इफ ए सेल हैड नो गोल्जी अपरेटस सेवरल क्रिटिकल फंक्शंस वुड बी डिसरप्टेड। तो बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शन जो गोल्जी अपरेटस प्रोवाइड करता है वो नहीं होंगे, लीडिंग टू सीरियल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द सेल सर्वाइवल, जिससे सेल सर्वाइवल क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको लिखना है, नो प्रोटीन प्रोसेसिंग और पैकेजिंग। एक तो प्रोटीन की प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रोटीन की प्रोसेसिंग कहाँ होती है? गोल्जी अपरेटस में होती है। प्रोटीन कहाँ बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है।
लेकिन प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कहाँ होती है? गोल्जी एपरेटस में, जो नहीं हो पाएगी। तो प्रोटीन्स मेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वुड नॉट बी मॉडिफाइड और सॉल्टेड और पैकेज्ड। तो जहाँ पे यूज़ होना था प्रोटीन का, वो यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो गोल्जी एपरेटस से ही क्या होगा? मॉडिफाई होगा प्रोटीन। दिस मीन्स प्रोटीन माइट नॉट वर्क राइट। तो प्रोटीन बनेगा तो जई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन वो यूज़ नहीं हो पाएगा। दे कुड गो टू द रॉन्ग प्लेस और नॉट लीव द सेल और एट ऑल। तो बोलने का मतलब क्या है? एक तो रॉन्ग प्लेस में प्रोटीन चले जाएगा, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ चले जाएगा, और जहाँ चाहिए यानी सेल के बाहर प्रोटीन चाहिए तो वो प्रोटीन बाहर नहीं जा पाएगा। दूसरा पॉइंट है डिसरप्टेड सीक्रेशंस। हमारी बॉडी में क्या होता है? सीक्रेशन होता है। जैसे कि इंसुलिन सीक्रेट कौन करता है? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता है, म्यूकस सीक्रेट का स्टमक में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, तो सीक्रेशन होता है। तो ये सीक्रेशन क्या रुक जाएगा? क्योंकि गोल्जी अपरेटस एब्सेंट रहेगा तो क्या होगा? ये सीक्रेशन रुक जाएगा। वुड फेल टू एक्सपोर्ट नीडेड सब्सटेंसेस। तो म्यूकस हो गया, इंसुलिन हो गया। इंसुलिन क्या करता है? शुगर को बैलेंस करता है। तो इंसुलिन एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा सेल के बाहर, तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तीसरा, लाइसोसोम फॉर्मेशन वुड स्टॉप। लाइसोसोम क्या करता है? जो बैक्टीरिया हो गया, फॉरेन जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है और बॉडी के अंदर रिसाइकिल कर देता है, तो वो नहीं हो पाएगा। गोल्जी मेक्स लाइसोसोम्स, क्योंकि गोल्जी एपरेटस क्या बनाता है? लाइसोसोम बनाता है। विदाउट इट द सेल कुडंट ब्रेक डाउन वेस्ट और ओल्ड ऑर्गेनेल्स। ओल्ड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो जब डेड हो जाते हैं तो लाइसोसोम क्या करता है? उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ब्रेक डाउन करता है और रिसाइकिल कर देता है बॉडी में, लीडिंग टू टॉक्सिक बिल्डअप। तो हमारी बॉडी में क्या है? टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, वो फोर्थ पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन मेंटेनेंस फेल्स। सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस जो है फेल हो जाएगी। अब प्रोटीन जो बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो जो है सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करना है, डैमेज सेल मेम्ब्रेन है कोई, तो जो है वो मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। तब गोल्जी हेल्प्स ऐड न्यू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स और प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को जाता है वो गोल्जी एपरेटस से होते हुए जाता है, तो वो नहीं जा पाएगा। सेल मेम्ब्रेन की रिपेयर नहीं हो पाएगी। विदाउट इट मेम्ब्रेन रिपेयर एंड एक्सपेंशन वुड स्टॉप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? वाई? इसका आंसर है द माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन जो है सिंगुलर नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लूरल है। एक सेल में क्या होता है कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। गोल्जी एपरेटस भी बहुत सारे होते हैं, तो कोई एक नहीं होता इनमें ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं सेल का। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज़ द मेन साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, a process that converts glucose and oxygen into ATP। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी C6H12O6 जो फूड हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनता है? ATP मॉलिक्यूल। ये सब क्या है? ये रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ATP को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ कहीं मतलब क्या है, सारे ऑर्गन तो एनर्जी से चलते हैं, तो इसलिए ATP जो है कहाँ किस ऑर्गन में कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो यहाँ से सप्लाई होती है एनर्जी। तो इसलिए ATP को क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी। ATP पावर्स नियरली ऑल द एक्टिविटीज़ इन द सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं किससे होती हैं? ATP की वजह से होती है। सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नर्व सिग्नलिंग हो गया, एंड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। ये सब क्या करता है? ATP से ही पॉसिबल हो पाता है। आंसर भले ही आपको इतना ही लिखना है इसका, लेकिन की पॉइंट जानने जरूरी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA होता है, एंड कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली।
दे आर स्पेशली एबंडेंट इन एनर्जी डिमांडिंग सेल्स। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लाइक मसल्स में, मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। नर्व सेल, क्योंकि यहाँ एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं। इन शॉर्ट, माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट द एनर्जी a cell needs to live and function. That is why they are called the powerhouse. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Why do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? The lipids and protein, इसका आंसर है the lipids and protein that make up the cell membrane are synthesized in the two main organelles. Endoplasmic reticulum, जिसको बोलते हैं, दो टाइप का होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER बोलते हैं जिसको। तो यहाँ क्या बनता है, सिंथेसाइजेस लिपिड्स इंक्लूडिंग फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल विच आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की और कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। तो ये तो होता है SER का काम, लिपिड्स बनाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER क्या काम करता है, इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाता है, दैट आर आइदर इंसर्टेड इनटू सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन को ज़रूरत पड़ती है, जैसे रिपेयर करना है तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ए सीक्रेटेड आउट ऑफ द सेल, और सेल के बाहर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से सीक्रेट करता है कौन, RER, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये वो सेंटर होते हैं, प्रोटीन बनाने के सेंटर होते हैं राइबोसोम्स में। अगला है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में क्या होता है, मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैकेजेस द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। क्या है कि प्रोटीन जितना बन गया तो उसको मॉडिफाई करके सेल के अंदर कहाँ पे यूज़ करना है, तो मॉडिफाइड फॉर्म इसकी यूज़ होती है। तो ये मॉडिफाई करने का काम करता है गोल्जी अपरेटस, लिपिड्स को भी और प्रोटीन्स को भी, जो इसको कहाँ से मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंड डायरेक्ट देम टू देयर करेक्ट लोकेशंस, और करेक्ट लोकेशन तक पहुँचाता है। जिस भी पार्ट को ज़रूरत होती है प्रोटीन की, तो वो गोल्जी अपरेटस प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर की ज़रूरत होती है तो क्या हो, इसकी पैकेजिंग और कितना ज़रूरत है वो गोल्जी अपरेटस से कंट्रोल होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना फूड कैसे लेता है। एन अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस के ये स्टेप्स हैं। पहले क्या करता है अमीबा, सेंस करता है फूड को। The amoeba detects food particles like bacteria और algae in its surroundings. सेकेंड में क्या करता है, इनगल्फ करता है। इनगल्फ द फूड, इट एक्सटेंड इट्स स्यूडोपोडिया। जैसे कि मतलब ये मान लें ये अमीबा है, तो ये क्या करता है, जैसे फूड पार्टिकल नज़दीक में आता है तो क्या करता है, ये स्यूडोपोडिया इसके आगे से एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी ये फिंगर टाइप में ये क्या होगा, इसके चारों तरफ आ जाएंगे और इस प्रकार से एक वैक्यूल क्रिएट हो जाता है। वंस द फूड इज इंक्लोज्ड द मेम्ब्रेन पिंच्ड ऑफ क्रिएटिंग ए फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। तो क्या होता है, इसके अंदर एक वैक्यूल तैयार हो जाता है, यानी ये फूड इसके अंदर आ गया ये। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है, एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द वैक्यूल टू ब्रेक डाउन द फूड। और उसके बाद एंजाइम्स इस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। तो ये अमीबा में जो साइटोप्लाज्म है, ये फूड उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ। वेस्ट मटेरियल, वेस्ट रिमूवल, अनडाइजेस्टेड रिमेन्स आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल। और उसके बाद जो है एक्सपेल हो जाता है अनडाइजेस्टेड जो होता है, क्योंकि ये सराउंडिंग के टच में है, वाटर में रहता है, स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, तो ये क्या है, पानी में चले जाएगा अनडाइजेस्टेड। व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसका आंसर है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन
टू एरिया ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। ये तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। की पॉइंट्स क्या याद रखना आपको इसमें, ऑस्मोसिस में ओनली वाटर मूव्स नॉट सॉलिड्स लाइक साल्ट और शुगर। तो इसमें वाटर मूव करता है ऑस्मोसिस में केवल। द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज वाटर टू पास बट ब्लॉक्स लार्जर मॉलिक्यूल्स और सॉलिड्स। तो वाटर को तो जाने देता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल है सॉलिड्स के उनको नहीं जाने देता। वाटर मूव्स टू बैलेंस द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये सेल है, तो बाहर और अंदर वाटर के बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। ऑस्मोसिस कंटिन्यूज अंटिल द वाटर कंसंट्रेशन इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस तब तक होती रहती है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर सेल के, जब तक ये कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। टेक 4 peeled potatoes halves and squeeze each one out to make potatoes cups. One of these potato cups should be made from wild potato. Put each potato cup in a trough containing water. तो बोलने का मतलब है ट्रफ कंटेनिंग वाटर का मतलब कि कोई वाइडर आपने कंटेनर लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि हम इसमें पोटैटोज़ को रख सकें। अब 3 पोटैटोज़ तो हमने क्या है कच्चे लेने हैं और उनको उनके कप बना देने हैं और उनको हॉलो कर देना है। और ये 3 कप बता रहा, पहला कप ए है, दूसरा कप क्या है बी, तीसरा कप है सी और चौथा कप हो गया डी। अब क्या बता रहा है, कीप कप ए एम्प्टी। ये एम्प्टी कप है, ए वाला एम्प्टी है। पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी। इसमें क्या रखना है आपको, शुगर। तो ये शुगर है। इसमें क्या है, सी वाले में साल्ट है, साल्ट। और डी वाला क्या है, बॉइल्ड वाला है। और बॉइल्ड वाले में क्या रखा हुआ है, शुगर रखा है। इसमें शुगर है बॉइल्ड वाले में, मतलब बॉइल्ड वाला है, पहले इसको छीलना है और इसको हॉलो कर देना है। तो डी वाला वो है। अब क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। अब बी एंड सी में वाटर गैदर होना शुरू होता है। इसमें क्या है, वाटर है, वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन तो पहले से था। इसमें क्या है, साल्ट का सॉल्यूशन है। इसमें बी वाले में शुगर है, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। अब होता क्या है, और इसमें जो है शुगर का है डी वाले में, इसमें भी शुगर का है। अब होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन बी एंड सी। तो बी एंड सी में वाटर क्यों गैदर हो जाता है, यानी वाटर पहले इतना था, अब वाटर क्या है, ये भर जाता पूरा, ये पूरा वाटर से और भर जाता है। क्यों, ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से। अब बाहर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मोर। और अंदर क्योंकि साल्ट का कंसंट्रेशन नहीं, शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वाटर का कंसंट्रेशन अंदर क्या है, कम है पोटैटोज़ के अंदर। तो वाटर कहाँ फ्लो, बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होगा, यानी पोटैटोज़ में और पानी आ जाएगा इकट्ठा हो। उसी प्रकार साल्ट वाला जो कप है उसमें भी बाहर से वाटर का कंसंट्रेशन क्योंकि बाहर ज़्यादा है, अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा वाटर, तो ये कप भी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो किसकी वजह से हो रहा है ये, ऑस्मोसिस की वजह से। और क्या लिखना है आपको, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेकेंड पार्ट में क्या है, व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब पोटैटो ए तो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये जानने के लिए, क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए साल्ट सॉलिड का होना ज़रूरी है। अब इसमें सॉलिड ही नहीं है तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी नहीं, ये क्योंकि खाली है, एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। तो क्योंकि सॉलिड इसमें एब्सेंट है, और यहाँ पर से इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है, फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस
अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज ए मस्ट। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। थर्ड है एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। तो ए एंड डी में क्यों नहीं होता? ए में तो ये हो गया कि सॉल्यूट नहीं था, देयर इज नो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। तो वाटर में अंदर बाहर वाटर है और अंदर वाटर ही नहीं है, मतलब कि सॉल्यूट नहीं है। तो क्या है? देयर इज नो डिफरेंस इन सॉल्यूट, सो ऑस्मोसिस विल नॉट अकर इन केस ऑफ पोटैटो ए एंड पोटैटो डी में क्या है? क्योंकि पोटैटो डी जो है ये क्या है? बॉइल्ड है। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी। सेल मेम्ब्रेन डेड हो गई तो सेल मेम्ब्रेन अपना काम नहीं करेगी, इसलिए इसमें भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो ए और डी में ऑस्मोसिस क्यों नहीं होता? इसका रीज़न आपको पता लग गया होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। बॉइल्ड वाले में जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसकी क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी और वो अपना काम नहीं करेगी, तो इसमें ऑस्मोसिस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, which type of cell division is required for growth and repair of the body and which type is involved in the formation of gametes। तो सेल दो तरह से डिवाइड होती हैं। द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आर माइटोसिस एंड मायोसिस, ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पजेज। माइटोसिस में क्या होता है? रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। माइटोसिस इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज, जैसे छोटे से बड़ा होता कोई तो सेल क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? छोटे से डेवलप होता रहता है और उसका साइज बड़ा होता रहता है। ये माइटोसिस प्रोसेस से होता है। और हमारे जितनी सेल्स हैं डैमेज हो जाती हैं, डैमेज होने के बाद न्यू सेल डेवलप होने लगती हैं, तो वो माइटोसिस प्रोसेस से नई सेल बनती हैं और डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए नई सेल जनरेट होती हैं माइटोसिस से। प्रोसेस क्या होती है? द सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब एक सेल ये है, इससे दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। कैसे होता है? इसमें 46 क्रोमोसोम्स है पेरेंट सेल में, तो इन डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट सेल की। तो ये स्पेशलिटी है, ये फीचर है किसकी? माइटोसिस की। सोमेटिक बॉडी सेल्स का मतलब क्या है? कि सोमेटिक बॉडी सेल्स का मतलब है हमारी जो बाकी बॉडी सेल्स है, नर्व सेल हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जो बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनको सोमेटिक कहा जाता है। यानी जो जो सेल्स गैमेट्स की हैं ये अलग होती हैं और बाकी की सेल्स को क्या बोलेंगे? सोमेटिक। मायोसिस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स के फॉर्मेशन में मायोसिस होता है। मायोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग गैमेट्स, यानी जो स्पर्म होते हैं और एक्स सेल्स होती हैं, ये किस प्रोसेस से बनते हैं? मायोसिस की प्रोसेस से बनते हैं। और कौन सी सेल्स? टेस्टेज में या ओवरीज में जो सेल्स होंगी उनमें मायोसिस की प्रोसेस होती है। तो मायोसिस रिजल्ट्स इन 4 जेनेटिकली डाइवर्स डॉटर सेल्स। तो मायोसिस में क्या होता है? मान लिए पेरेंट सेल है, पहले क्या होगा? डीएनए रिप्लिकेट होगा और 2 डॉटर सेल बनेंगी, जो मान लीजिए इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इनमें क्या होता है? हाफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। तो इनको हैप्लॉइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि पेरेंट सेल से कम क्रोमोसोम्स इनमें डिफरेंट होते हैं और बाकी की क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अलग अलग कम्बिनेशन में ये अरेंज हो जाते हैं और 2 डॉटर सेल फिर दोबारा से डिवीजन होती है इसकी, और इस प्रकार ये एग्जैक्ट कॉपीज होती है। जैसे इसमें 23 हैं, इसमें भी 23 हैं, तो ये जो है स्प्लिट अप हो जाता है, यानी ये इसकी कॉपीज़ में जनरेट कर लेता है। ये 23 2 कॉपीज़ बन जाती हैं इसकी, तो 23 इसमें हो जाएंगे, 23 इसमें, ये भी इसमें 23। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मायोसिस। और ये क्या होता है?
स्पर्म सेल और एग सेल्स जो बनती हैं मायोसिस प्रोसेस से ही बनती हैं। उसके बाद जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये सेल्स क्या होती हैं, रिकम्बाइन होती हैं रिप्रोडक्शन में। फिर 23 + 23 क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम तब जाके बनता है। जब जाइगोट बनता है तो उसमें कितने सेल हो जाएंगे, कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।